Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 86. आज की इस वर्कशीट में we are going to continue our third chapter of Political Science Civics Constitutional Design. यानी हम तीसरा चैप्टर वो कंटिन्यू रखने वाले हैं. इट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. आज की हमारी वर्कशीट स्पेशल है. स्पेशल in the sense that this worksheet is going to be the last worksheet of your class 9th SST. आपकी क्लास 9 सोशल साइंस की ये लास्ट वर्कशीट है. लास्ट 7 to 8 मंथ्स में हम साथ जुड़े हुए हैं. कोशिश की है कि मैं आपको कंटेंट है वो बेटर क्वालिटी का प्रोवाइड करवा पाऊँ. कोशिश की आपके कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाऊँ. हालांकि ये इतना ईजी नहीं होता जितना कि क्लासरूम टीचिंग होती है. बिकॉज क्लासरूम टीचिंग में हमारे पास टाइम होता है. क्लासरूम टीचिंग में इंटरेक्शन हो पाता है स्टूडेंट से. क्लासरूम टीचिंग में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि जो 20, 30, 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो किस लेवल के हैं. यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपका लेवल क्या है. मुझे इमेजिन करना होता है. इमेजिन करना होता है कि कॉर्नर में एक बच्चा बैठा है जिसे कुछ भी नहीं आता. मुझे इमेजिन करना होता है कि जो फर्स्ट रो में बच्चा बैठा है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छा समझ में आता है. मुझे इमेजिन करना होता है कि एक स्लो लर्नर भी बैठा है. तो इसलिए यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मुझे हर बच्चे के अकॉर्डिंग अपने लेवल को कि बीच में अगर 1 या 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में जा रहे हैं तो मुझे याद रखना होता है कि नहीं भाई हिंदी में आ जा. तो ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी. दूसरा ये था कि 7 to 8 मंथ्स कंटिन्यूसली मैंने हर वीक 41 वीडियोज़ है पब्लिश किया. 41 वीडियोज़ टाइपिंग करना होता है एंड टाइपिंग काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है टाइपिंग करना, और उसमें एरर भी हो सकते हैं. और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही. फीवर भी हुआ, कई बार बीमार भी हुए, कोल्ड भी हुआ, लेकिन कमिटमेंट था कि पब्लिश करना है तो करना है, क्योंकि यहाँ पर किंतु परंतु इफ बट नहीं हो सकता था. घर में मैरिज भी थी, साथ ही साथ स्कूल भी होता है. मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, उनके टेस्ट प्रिपेयर करने होते हैं, चेकिंग करनी होती है, उनसे डिस्कस करना होता है, डाउट्स लेने होते हैं. लेकिन मुझे उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना था, एडजस्ट करना था, मैनेज करना था उनको. कई बार ऐसा भी हुआ कि जो संडे नाइट है सो भी नहीं पाए, मंडे नाइट को नहीं सो पाए. कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे वेडनेसडे तक सारी वर्कशीट आपको अवेलेबल करवानी होती थी. तो इसमें मुझे जो बूस्टर मिला वो था आपके जो छोटे छोटे कमेंट्स आते थे. बड़ा अच्छा लगता था जब कोई टीचर बताता था आपका कि आपके मेरे स्टूडेंट्स ने आपका वीडियो शेयर किया था. बड़ा अच्छा लगता था जब कोई स्टूडेंट बताता था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया. तो ऐसे जो आपके जो छोटे कमेंट्स थे, जो आपने मुझे बूस्ट किया, सपोर्ट किया, वो मेरे लिए एक किसी अवार्ड से कम नहीं है. जो अगर मैं चाहूँ, कोशिश करूँ कि मैं आपको अगर रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश करूँ तो शायद इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका जो अवार्ड है, जो आपने रिस्पेक्ट या सपोर्ट दिया, वो हम किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते. तो ये हमारा जो साथ था ये वर्कशीट तक का नहीं है. पहली चीज़ कि हम इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अप टू 12th, और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी साथ रहेंगे. अभी हम 9th की जैसे ही वर्कशीट ओवर होगी, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की. और उसके बाद 10th का मटेरियल ऑलरेडी है तो उसके साथ हम कंटिन्यू रहेंगे. तो आपको जितनी भी सपोर्ट चाहिएगी बस आपको सजेशन देना है और हम उसके साथ कंटिन्यू रहने वाले हैं. तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा. Let's begin with this worksheet as it is visible on your screen. This is our worksheet number 86. Subject SST Social Science, in which democratic politicals, democratic politics, political science civics chapter number 3, constitutional design we are going to continue. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. डेट 20th of Feb 2021. लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वो कॉन्स्टिट्यूशन की थीम पर बेस्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है टू रन एन इंस्टीट्यूट और टू रन अ गवर्नमेंट और कंट्री. किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उन्हें हम उनके जो कलेक्शन को है हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे घर में भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो हमारे घर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. इसमें से कौन से जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे. डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे तो ये श्योर थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ने प्रिपेयर की थी, हमारी जो प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको प्रिपेयर किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तो इसमें ऑप्शन रह जाता हमारा थर्ड, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यंग इंडिया मैगजीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यंग इंडिया एक मैगजीन थी दैट वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1919 टू 1931, 12 ईयर्स के लिए पब्लिश हुई थी। ओके, इट वाज ए वीकली मैगजीन होती थी ये। तो ये किससे एसोसिएटेड या रिलेटेड थी? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी इस मैगजीन के एडिटर थे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया है, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसाइड इन द डेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है हिंदी में कहें तो प्रिम्बल जो है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल या आत्मा कहा जाता है। ये प्रिम्बल क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सिक्स्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। आपने हिंदी में भी सुना होगा संशोधन, संविधान में संशोधन होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो होता है क्या, ये हमें यहाँ पर बताना है। द प्रोसेस ऑफ एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ में, किसी भी पार्ट में कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि एक टेक्निकल वर्ड है, उसको ये नहीं कह सकते कि बदलाव कर दिया, उसको हम बोलेंगे हिंदी में संशोधन और इंग्लिश में हम बोलेंगे चेंज नहीं, उसको बोलेंगे हम अमेंडमेंट। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ is called constitutional amendment. Now let's move to the sixth question. हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हमें पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है। किसके बारे में होती है? अबाउट द बेसिक वैल्यूज। जैसे मूवी आती है उससे पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है। तो दिस इज लाइक दैट ऑफ ए ट्रेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये ट्रेलर होता है। ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि हु प्रिपेयर्ड दिस वन, फॉर वोम इट वाज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द इनसाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशन और बुक। जैसे आपकी बुक होती है उसका एक प्रीफेस होता है, नहीं अगर देखा तो अब ओपन करके देखना। प्रीफेस में क्या दिया होता है? प्रीफेस में दिया होता है कि ये किसने प्रिपेयर किया, किन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अंदर मेन थीम क्या है। ओके, सो दिस वन जो प्रिम्बल होता है, प्रिम्बल इज लाइक दैट ए शॉर्ट स्टेटमेंट होती है जो बेसिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होती है। इट इज कॉल्ड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे जो शॉर्ट स्टेटमेंट होती है ऑफ बेसिक वैल्यूज उसे प्रिम्बल कहा जाता है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव डिसाइडेड टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रिम्बल। सबसे पहले अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रिम्बल को रखा गया था। यानी प्रिम्बल लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। ओके, तो ऐसे अमेरिका में रखा गया था एंड हम वहाँ से हमने क्या किया, इंडियंस तो ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे होते हैं कॉपी पेस्ट करने में, तो हमने वहाँ से कॉपी किया। लेकिन कॉपी नहीं, हमें इसे कहेंगे कि वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वन। कोई भी अच्छी चीज़ है उससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। सो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द American model, most countries of the contemporary world have decided to begin their constitution with the preamble। इसलिए जो most countries है contemporary world की, उनके constitution की शुरुआत में preamble होता है। The preamble to the constitution looks like a beautiful poem on democracy। जिस तरीके से ये एक तरीके से resemble होता है एक poem की तरह, जो डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन बन गया प्रिम्बल। इट कंटेंस, डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को होता ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में ही होता है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इसमें क्या दिया होता है? जो प्रिम्बल होता है क्या दिया होता है? इसमें दिया होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसकी एंटायर जो फिलोसफी है, बेसिक थीम है, वो मेंशन की होती है प्रिम्बल में। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड एवेल्यूएट एनी लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड वेदर इट गुड और बैड। और इससे बेस पर हम एक तरीके से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है।
एंड वी कैन कंपेयर दैट इफ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट परफॉर्मिंग वेल, हम कंपेयर कर पाते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया सेक्युलर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया इक्वालिटी, इफ आवर गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, तो हम कंपेयर कर पाते हैं ऑन द बेस ऑफ दैट प्रिम्बल। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन प्रिम्बल है उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर जो इस पैसेज पैराग्राफ पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिम्बल होता क्या, यह हमें बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज की एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विच इज कॉल्ड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे प्रिम्बल कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाई इज द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल है उसको क्यों राइट किया गया है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रिम्बल of the US Constitution, the most countries of the contemporary world begin their constitution with preamble. कहाँ से इंस्पायर हुए? Taking inspiration from the preamble of the US Constitution से हम इंस्पायर हुए। तो ज़्यादातर जो देश हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रिम्बल को लिखते हैं और हम भी उन्हीं ज़्यादातर मोस्टली कंट्रीज हैं उनमें इंक्लूड हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया तो किन फिलोसफीज को, किन गाइडिंग वैल्यूज को हमने ध्यान में रखा, जिनको हमने ये पहले ही डिसाइड किया था कि इनको हमें इंक्लूड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही जो गाइडिंग वैल्यूज है यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स है। यानी ये सेकंड वे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यही हमारी गाइडिंग वैल्यूज है जिनको हमने ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। फर्स्ट जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज द डेमोक्रेसी। वी कैप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट शुड बी द डेमोक्रेटिक वन। इंडियन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मीन्स द रूल ऑफ द पीपल शुड बी देयर एंड पीपल मस्ट हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट एंड चेंज देयर गवर्नमेंट, कि लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन पाए। तो ये हमारी पहली गाइडिंग वैल्यू रही है जिसको हमने ध्यान में रखा है कि हमारा कंट्री कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी। सो दिस वन इज द मेन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है सेक्युलरिज्म। बिफोर फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डिसाइडेड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी सेक्युलर कंट्री, हमने पहले डिसाइड कर लिया था। सो ये भी एक फिलोसफी रही है। सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट एनी सिटीजन, एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। कोई भी सिटीजन है वो फ्री है, आज़ाद है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करे या ना फॉलो करे, दैट्स पर्सनल मैटर है उसका। ओके, तो ये भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक फिलोसफी है। थर्ड वन इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी, वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू इंश्योर द इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी। वी आर हैविंग द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, एंड इवन पीएम एंड द पीएन सब एक बराबर है यहाँ पे, चाहे पीएम हो या पीएन हो। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक मेन फीचर या फिलोसफी है। फोर्थ वन, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रिटी। हमने ये भी ध्यान में रखा जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया दैट हमारी जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन है, यूनिटी है, वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, बिकॉज वी आर क्वाइट डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पर सबको एक साथ रखना काफ़ी बड़ा चैलेंज था। तो हमारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया गया तो उसमें ये भी ध्यान में रखा गया कि हाउ वी कैन यूनाइट ऑल द पीपल, कैसे वो एक साथ जुड़े रहेंगे। सो दिस वन इज ऑल्सो द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ वन इज द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। हमने इसको भी ध्यान में रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया था। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों का शासन होगा, रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे उनकी डिग्निटी को इम्प्रूव किया जाए, तो उसको ध्यान में रखा। दैट्स वाई वी आर हैविंग द 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए। 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें काफ़ी सारे लीगल राइट्स दिए गए। सो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज ऑल्सो द फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, गाइडिंग वैल्यू या फिर मेन फीचर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वुड आवर लाइफ इफ देयर वर नो कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसे होती। नो रूल ऑफ द लॉ इन द कंट्री, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी रूल ऑफ लॉ, कानून ही नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो मतलब लॉ नहीं, कानून नहीं, कानून नहीं तो कैसे होता,
ओके, सो नो रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, जैसा कि अब है वी आर हैविंग द रूल ऑफ लॉ, है ना, हमारे यहाँ पे पीएम एंड पीएन ऑल आर इक्वल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. सेकंड, नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स दैट वी नीड टू हैव द सम सिस्टम्स, वी नीड टू हैव सम बेसिक रूल्स. अब बेसिक रूल्स ही नहीं है तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ से होगी. ओके, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही तो डिसाइड करता है हाउ वी आर गोइंग टू इलेक्ट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पावर्स है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं होती. नो इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इक्वल राइट्स होने का मतलब ही नहीं, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट. अगर हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं होती, इट मीन्स क्या होता, हमारे पास इक्वालिटी नहीं होती. डिस्क्रिमिनेशन मोर लाइकली टू, इफ़ वी डोंट हैव, अगर हम जनरल सेंस में अब भी बात करें कि इफ़ वी डोंट हैव द रिटन, हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, चीटिंग होती है ना गेम्स में, वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो सकता था. इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल, और ये भी डिफ़िकल्ट होने वाला था बिकॉज वी इंश्योर द जस्टिस, बिकॉज वी आर हैविंग द रिटन लॉज, हमारे पास कानून है, वी आर हैविंग द रिटन राइट्स है हमारे पास, इसी से हम इंश्योर करते हैं जस्टिस को. इफ़ वी वुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू इंश्योर द जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस हम नहीं दे पाते. तो ये सब कुछ हो सकता था अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन अबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री. कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने में कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोल रहा है, ये हमें बताना है. इन टर्म्स ऑफ लॉ, ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री आर इक्वल एंड ऑल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. टर्म्स ऑफ अगर हम लॉ की बात करें तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज आर इक्वल एंड ऑल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब एक बराबर हैं और उनको जो लॉ है वो भी इक्वल प्रोटेक्ट करता है. अंडर सेक्शन 14, ऑल सिटीजन्स हैव बीन प्रोवाइडेड इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ. हमारे जो सेक्शन 14 है उसके तहत सभी नागरिक जो भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी इंश्योर की गई है. इट मीन्स दैट उनको प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के द्वारा कि दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. अंडर जो सेक्शन 15 है, अंडर सेक्शन 15 जो स्टेट्स दैट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, लैंग्वेज और सेक्स एट्सेट्रा. अंडर 15 है, ये भी इंश्योर करता है इक्वालिटी को, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अबॉलिश करता है. इस अंडर सेक्शन 15 में क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट है वो किसी भी बेस पर किसी भी प्रकार से सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन एनी ग्राउंड, वेदर इट इज़ द रिलीजन है या कलर है या कास्ट है या फिर सेक्स है या रीजन है या फिर लैंग्वेज है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. इसी वजह से अंडर सेक्शन 16 भी दिया गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स बाय द सेक्शन 16. सेक्शन 16 में दिया गया कि सभी जो सिटीजन्स हैं उनको आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. वी ऑल आर इक्वल, हम सभी एक बराबर होते हैं जब भी हम compete करते हैं किसी भी जॉब के लिए. तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी. नाउ जो 17th हमारा सेक्शन दिया गया, सेक्शन 17 दैट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. जो सेक्शन 17 दिया गया उसके अनुसार है जो अनटचेबिलिटी है, दैट वाज ए सोशल इवल, जो कि डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा कारण था, उसको अबॉलिश कर दिया गया. अनटचेबिलिटी अब गायब ही हो गई है. तो ये सब कुछ किसने इंश्योर किया, कॉन्स्टिट्यूशन में. सो इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इक्वालिटी एंड ऑल्सो इंश्योर टू अबॉलिश द जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अबॉलिश करना है वो इंश्योर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the 10th and the last question not only of this worksheet but also of your class 9th SST. Why should we follow the rules of the constitution? हमें constitution के rules को क्यों follow करना चाहिए ये हमें बताना है. First, to maintain peace, यानी कि अगर हम constitution के rule को follow करेंगे तभी हम peace को maintain कर पाएंगे. Otherwise क्या होगा, अगर हम rules को follow नहीं करेंगे it means that is going to create a chaos, यानी चारों तरफ काउस अराजकता हो जाएगी. सेकंड, टू शो रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री. इफ वी आर शोइंग द रिस्पेक्ट्स टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स वी आर शोइंग द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर कंट्री. हम अपने अफेक्शन को, अपने लव को शो करते हैं देश के प्रति, कंट्री के प्रति, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं.
थर्ड, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? फॉर द रूल ऑफ द लॉ. इफ वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स दैट वी आर द आइडियल सिटीजन और वी आर बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ. हम कानून के शासन में विश्वास करते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करें. फोर्थ, फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल होगी? व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स. इफ वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स, तो वहां पे डेमोक्रेसी रहेगी नहीं. और फिफ्थ भी हम राइट कर सकते हैं, टू इंश्योर द जस्टिस वी नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, उनको फॉलो करना चाहिए. ओके, तो पीस के लिए टू मेंटेन पीस, टू शो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, फॉर द रूल ऑफ द लॉ, for the success of the democracy and to ensure justice, we need to follow the rules and regulations or we need to follow the rules of the constitution. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर ये आपको वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और हाँ, एक क्वेश्चन भी आपके लिए. आज का क्वेश्चन रहेगा कि हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. लेटर ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको बताना है सेकंड प्रेसिडेंट, जो सेकंड प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के बने थे, वो थे हमारे फर्स्ट जो डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है. तो आपको बताना है इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लास्ट वर्कशीट रहने वाली है. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.